गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल? मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है? कोई डाउट तो नहीं आ रहे बच्चों? कोई डाउट तो चल रहे हो? कहीं डाउट आ रहे हो तो आप कमेंट में हमें बताएं, ठीक है ना? तो आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है बच्चों? तो आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 18। ओके, 17 लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दी हुई है, ठीक है बच्चों? तो लास्ट क्लास में मैंने लास्ट क्लास जो आपकी ली थी वहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कुछ तो वेरिएबल रो के किए थे, स्पेयर्स के जो क्वेश्चंस थे, एक तो वेरिएबल रो के टाइप के किए थे और कुछ एक दो क्वेश्चन सिंपल लिए थे। उसके बाद एक सिलेंडर का डेरिवेशन आपको कराया था कि सिलेंडर के परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस, आउटसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट एंड इनसाइड पॉइंट, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है? गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस चल रहे हैं, ठीक है ना? तो बच्चों इस सीरीज में, इस गॉस थ्योरम में अब जो चल रहा है वो लास्ट टॉपिक चल रहा है अपना, वो है अपना सीट और प्लेट, ठीक है ना? तो सीट और प्लेट दोनों बचे हुए हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है ना? तो आज क्वेश्चंस करेंगे, डेरिवेशन भी डिस्कस करेंगे और अर्थिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, जो लास्ट वीडियो होगी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, ठीक है बच्चों? तो चालू करूं? तो माय नेम इज अक्षय, ये है आपका चैनल खूबसूरत सा फिजिक्स का कीड़ा, ठीक है बच्चों? जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सीट एंड प्लेट, ठीक है? तो देखिए बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, नोट्स बनाना अपनी कॉपी में, है ना? एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों कि सीट और प्लेट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, और क्वेश्चन भी यहाँ से उठ के आते हैं एडवांस में, मेंस में कन्फ्यूजन वाला टॉपिक भी रहता है। लेकिन आज जो मैं कंसेप्ट बताऊँगा उसको हमेशा याद कर लेना, और मैं सारी ट्रिकी कंसेप्ट बताऊँगा आपको, ठीक है ना? सारे क्वेश्चनों में फॉलो होंगे वो, ठीक है? तो पहले बात करें हम कि एक सीट का मतलब होता क्या है, वो हम देखते हैं, ठीक है ना? तो एक प्लेन होता है सीट का मतलब, जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, इस तरह से रेक्टेंगुलर एक सीट है ये, ठीक है ना, ये, और इस पर जो चार्ज है, मान लो इसको आपने सीट को चार्ज दिया Q, तो Q इस तरह से बटा हुआ है इसके सरफेस पर, ठीक है ना, इसके सरफेस पे इस तरह से बटा हुआ है बच्चों। अब देखिए इसके बाद में ये अपनी सीट है, ठीक है, और इनफाइनाइट है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना? अब दूसरी हम बात करें कंडक्टिंग प्लेट की, दैट इज द सीट, ठीक है? दो वर्ड होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, एक तो सीट मिलेगा आपको, एक मिलेगा कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है? तो कंडक्टिंग जब वर्ड आ जाए तो प्लेट की बात करें तो इस तरह से होता है कंडक्टिंग प्लेट, ये भी देख लो आप, इस तरह से। कंडक्टिंग प्लेट और सीट में जो डिफरेंस का होता है वो ये होता है बच्चों कि इनकी जो थिकनेस, इस कंडक्टिंग प्लेट की थिकनेस होती है, जबकि सीट की कोई भी थिकनेस नहीं होती, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? जैसे इस तरह से बात करोगे आप तो इसकी थिकनेस है कुछ, ठीक है, इस तरह से, ये इसकी क्या है, थिकनेस है। जो कंडक्टिंग प्लेट होती है, ये कंडक्टिंग प्लेट है और इसकी क्या है आपके पास, थिकनेस, ठीक है ना, ये याद रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो थिकनेस इसकी होती है उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। आ रही बात समझ में? इसकी जो थिकनेस होती है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब इतना छोटा मानते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन थिकनेस होती है इसकी, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि सीट और प्लेट में जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि इसके पास मान लो आप Q चार्ज दोगे, इसको जैसे आपने पॉजिटिव Q चार्ज दिया तो इसके सरफेस पर चला गया, ठीक है ना? और ये जो बीच बीच में ये जो आपको डॉट 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 थिकनेस की, इसमें कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है ना? अब यहाँ आप इसको प्लस Q पॉजिटिव Q चार्ज दोगे तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दोनों साइड होगा। जैसे कि इतनी मोटी थिकनेस है, मैं बात करूँ किसी चीज़ की, जैसे कि ये बात कर लो आप डस्टर की, तो इस तरह से इसको बोलते हैं प्लेट। आर यू गेटिंग दिस? इसको बोलते हैं प्लेट, इसकी थिकनेस, लेकिन इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो आप इसको Q चार्ज दोगे तो Q चार्ज दो तरफ जाएगा, एक तो इस सरफेस पे जाएगा और एक इस सरफेस पे जाएगा। आ रही बात समझ में? और ये प्लेट क्या है? ये केवल प्लेन है, जिसको आप बोल सकते हो बिल्कुल रेक्टेंगुलर प्लेन। आर यू गेटिंग दिस? बिल्कुल सीधा प्लेन है, ठीक है ना? एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्लेन बना दिया है बस,
ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द सीट। और कंडक्टिंग प्लेट का अपन मीनिंग दूसरी तरफ से ये कह सकते हैं कि दो सीट है उनको आपस में चिपका दिया है, एक सीट इधर से और एक सीट इधर से। अरे सब बात समझ में, दो सीटें हैं उनको आपस में क्या कर दिया, अटैच कर दिया, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इसमें, एक तो ये आपको आउटर सरफेस जो इधर की तरफ से दिख रही है उस पर होगा, और एक इसके पीछे जो सरफेस होगी उस पर भी होगा। ठीक है ना, तो चार्ज क्यू अपन इसको देते हैं तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब कितना होगा ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी तक इतना समझना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से इसका होता है। ठीक है, दोनों तरफ होता है, ये दो सीटों को मिला के बनाया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना कि इनफाइनाइट तक होती है ये। ठीक है ना, इनफाइनाइट मान के करते हैं सारे क्वेश्चन इसके हम। ठीक है ना, इनफाइनाइट प्लेट या इनफाइनाइट सीट या इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। आर यू गेटिंग दिस? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट? इनफाइनाइट का मतलब क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए कि इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो बच्चों इनफाइनाइट की मीनिंग ये होती है कि जैसे इस तरह से मान लो आपके पास कोई एक सीट है, तो सीट से आर डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोले, जैसे यहाँ पॉइंट, ये पी पॉइंट पे। ठीक है ना, जैसे ये आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोले। आर यू गेटिंग दिस? तो ये जो आर डिस्टेंस आपको दिख रही है ये बहुत छोटी है कंपेरिजन टू इसके लेंथ और इसके विड्थ के। ठीक है ना, जो इसकी लेंथ है, जो आपने रेक्टेंगुलर प्लेन लिया है, सीट लिया है, उसकी जो लेंथ है और उसकी जो विड्थ है उसके कंपैरिजन में ये आर डिस्टेंस बहुत छोटी है। मतलब ये कोई प्लेट है तो उसके जस्ट पास, तो जस्ट पास पॉइंट के लिए तो ये सीट क्या रहेगी, इनफाइनाइट ही रहेगी ना। तो ये मीनिंग होता है इनफाइनाइट का। एक चीज़ ये हमेशा याद रखना कि फिजिक्स में इनफाइनाइट का मीनिंग इस तरह से होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ कि कोई चीटी है ना, चीटी, उस चीटी को आप बोर्ड पर छोड़ दो तो चीटी के लिए बोर्ड क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, और आपके लिए बोर्ड इनफाइनाइट नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? चीटी के लिए बोर्ड इनफाइनाइट है। ठीक है ना, तो इस तरह से समझना इस चीज़ को। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मीनिंग होता है इनफाइनाइट सीट और इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट हम लेते हैं। ठीक है ना, और थिकनेस इसकी होती है लेकिन उसको नेग्लिजिबल हम मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अरे बात समझ में? तो चलो पहले सीट के बारे में पढ़ लेते हैं, सीट का डेरिवेशन कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना, और सीट के डेरिवेशन से ही कंडक्टिंग प्लेट का डेरिवेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग, ध्यान रखना बच्चों, नॉन कंडक्टिंग सीट, और सीट में नॉन कंडक्टिंग ही होगा ज़्यादातर, ध्यान रखना, कंडक्टिंग का केस नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, थिकनेस तो है नहीं, इसके सरफेस पर ही चार्ज बटेगा जाके। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट। ओके, तो नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम फाइंड करेंगे। तो इस तरह से अपने पास एक कोई सीट है, ठीक है ना, और इस सीट पर जो चार्ज बटा हुआ है इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज बटा हुआ, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये सब यूनिफॉर्मली का केस होता है, नॉन यूनिफॉर्मली का केस नहीं होता। ठीक है, यूनिफॉर्मली का केस है पूरा, नॉन यूनिफॉर्मली का केस होता है लेकिन उसको फिर इंटीग्रेशन से करना पड़ता है। देखो आपको जैसे वेरिएबल रो का सिस्टम बताया था ना, वैसे ही यहाँ होता है फिर। ठीक है, तो ये अपने पास एक सीट है और इस सीट से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है अपना, जैसे यहाँ पॉइंट है, तो आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है अपना पी। तो यहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि सीट के कारण, दैट इज द इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट। आर यू गेटिंग दिस? दैट इज द इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट, और इस इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण इससे आर डिस्टेंस दूर, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ आर। ठीक है ना, आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें फाइंड करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम में सबसे पहले गॉसियन सरफेस मानना होता है। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस क्या मानेंगे, इसमें गॉसियन सरफेस मानेंगे एक सिलेंडर। आर यू गेटिंग दिस? इसमें गॉसियन सरफेस मानेंगे एक सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर किस तरह से मानेंगे वो भी समझो आप एक बार। ठीक है ना, सिलेंडर किस तरह से मानने में आएगा, समझना किस तरह से मान रहा हूं मैं इसको। ठीक है ना, ये सिलेंडर है, इस सीट को बीच में से क्रॉस करता हुआ सिलेंडर है। ठीक है ना, ध्यान रखना, आ रही बात समझ में? सीट को बीच में से क्रॉस करता हुआ सिलेंडर है। ठीक है, क्लियर है? आ गई बात समझ में?
कि जो सीट है, मान लो इस सीट इसके बीच में से क्रॉस करता हो, इधर से सेम डिस्टेंस और इधर से सेम डिस्टेंस, यहाँ से आर और यहाँ से भी आर, ठीक है ना, ये भी क्या है बच्चों, आर है। आ गई बात समझ में, इस सीट को बीच में से क्रॉस करता हुआ है, ठीक है ना। तो ये सिलेंडर हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस माना है। अब करना क्या है, फॉर्मूले में आपको भी पता होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम होती है, ठीक है ना। तो गॉस थ्योरम हमें लगानी है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि इस गॉसियन सरफेस ई डॉट डी ए क्या होता है, दैट इज द टोटल फ्लक्स या दैट इज द नेट फ्लक्स इन गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो व्हाट इज द ई, कि ई आपने जो गॉसियन सरफेस माना है उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एंड डी ए तो आप जो एलिमेंट लोगे उसका एरिया। जैसे आप मान लो सिलेंडर में आपने काफ़ी केसेज पढ़े हैं, मैं मान लेता हूँ कि ये सरफेस है अपना S1, ये सरफेस है अपना S2 और ये सरफेस है अपना S3, ठीक है ना, 3 सरफेस है, ठीक है। तो 3 सरफेस पे अलग अलग जगह बात करें तो यहाँ S1 पे, S2 और S3 तीनों जगह अलग अलग बात करेंगे। तो S3 पे आप कोई भी एलिमेंट कट करोगे, तो S3 पे जब एलिमेंट कट करोगे तो इस सीट के कारण इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम दिस, ये ध्यान रखना हमेशा, ये अवे फ्रॉम दिस ही होता है इससे अवे, ठीक है ना। अरे बात समझ में। और यहाँ पर आप एरिया वेक्टर देखोगे तो परपेंडिकुलर आएगा DA, और ये अपना E हो गया, बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो इस कर्व सरफेस एरिया के कारण, ये कर्व सरफेस एरिया जो दिख रहा है आपको, इसमें से जो नेट फ्लक्स निकलेगा दैट इज द 0। आर यू गेटिंग दिस, क्योंकि यहाँ पर E डॉट डी ए के बीच का जो एंगल है थीटा दैट इज द 90, और यहाँ E डॉट डी ए करोगे, डी ए कॉस थीटा करोगे तो cos 90 0 आ जाएगा, इसलिए S3 सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, बचती है S1 और S2, ठीक है। तो S1 पर आप कोई एलिमेंट कट करोगे इस तरह से, ठीक है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, मैं मान लेता हूँ दैट इज द E1। आर यू गेटिंग दिस। और यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर होगी, दैट इज द DA, ओके, ठीक है। तो यहाँ तो थीटा 0 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ बात करें तो यहाँ पे भी आप कोई एलिमेंट कट करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, दैट इज द ऑल्सो E1, क्योंकि R डिस्टेंस, किसी चार्ज से R डिस्टेंस दूर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर भी अवे फ्रॉम दिस सीट और इधर भी अवे फ्रॉम दिस सीट। आर यू गेटिंग दिस। अब समझना ये E1 दैट इज द ऑल्सो DA इसी डायरेक्शन में, और एंगल थीटा कितना हुआ, 0 हुआ। तो जो नेट फ्लक्स निकलेगा दैट इज वो कहाँ से निकलेगा, एक तो S1 और एक S2, ये 2 सरफेस है, यहाँ से ही नेट फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। चलो लिखते हैं इस चीज़ को, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, इसको लिख लूँ मैं S1 सरफेस के लिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 सरफेस के लिए E डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ना, ठीक है। अब बात करें किसकी, सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक ठीक है। अब बात समझना इसके बाद में कि S1 और S2 के लिए E, D और ये सारी चीज़ अब लिखते हैं अपन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जो ये प्लेट है आपके सामने लिख रही है जो, इसकी चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या मतलब डेरिवेशन में सिग्मा के रूप में अपन को क्या लाना है, इसका आंसर लाना, ठीक है ना। व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज द एरिया चार्ज डेंसिटी, दैट इज द सिग्मा, ठीक है। और जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया जो आपने सिलेंडर माना है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोलते हैं, दैट इज द A। लिख लेना इस चीज़ को भी, क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपको दिख रहा है दैट इज द, मान लेता हूँ इसको A, ठीक है ना, ये कट फट जाएंगे सब लास्ट में, ठीक है ना। सिग्मा क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लेकिन चार्ज डेंसिटी के रूप में हमें क्या लाना है, इसका आंसर लाना है, ठीक है। तो व्हाट इज द E डॉट डी ए, E डॉट डी ए लिखना चाहें अपन तो कैसे लिखेंगे, तो वही सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। आर यू गेटिंग दिस, दैट इज द S1, ये E1 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये E1 माना है इसलिए क्योंकि E ऊपर का मान लिया था, तो E1 और इंटीग्रेशन ऑफ DA, ठीक है ना। तो थीटा तो एंगल 0 हो गया, तो E1 डॉट DA लिख लो डायरेक्ट, E1 DA, ठीक है। प्लस S2 सरफेस के लिए बात करोगे तो E2 बाहर ले लो, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S2 डॉट DA, और बात करेंगे सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि S1 में DA कितना होगा, तो आप जितने भी एलिमेंट लोगे उनका जो मैंने अभी क्रॉस सेक्शन एरिया में बताया कि A मान लो, तो ठीक है A लिख दो, DA इस एलिमेंट के सबके टोटल एरिया ऐड करोगे तो A आएगा, दैट इज द E1A। ये भी क्या हो जाएगा, E2A, ठीक है ना। A कहने का मतलब E2A और E1A लिख दिया ना। अब बात करें सिग्मा क्यू इन की,
व्हाट इज द सिग्मा क्यू इन? तो सिग्मा क्यू इन है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू इन साइड। आर यू गेटिंग दिस? तो ये चीज, इस जो ये एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना, तो इसके अंदर से कितना चार्ज पास हो रहा है, जैसे कि प्लेन है अपने पास, सीट है, तो ये एरिया में से कितना चार्ज पास हो रहा है इस वाले में से, ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो कितना हो रहा है कि इसका सरफेस एरिया जो है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज द ए, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी है अपनी सिग्मा, ठीक है ना, मतलब एक यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है, तो ए यूनिट एरिया में कितना होगा, तो दैट इज द सिग्मा ए, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग दिस? ये E2 लिखा है अपन ने, ये E1A बच्चों, ठीक है ना, सेम है दोनों के लिए। 2E1A इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए गया और E1 की वैल्यू जो आई वो आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को याद भी कर लेना, बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। तो जो इनफाइनाइट सीट होती है हमारे पास, उस इनफाइनाइट सीट के कारण उस सीट से आर डिस्टेंस दूर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन होती है उसकी अवे फ्रॉम द सीट। यदि आप इस सीट के इधर बात करोगे तो इस डायरेक्शन में होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यदि सीट के इधर बात करोगे तो इस डायरेक्शन में होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग दिस? तो बच्चों ये एक सीट का डेरिवेशन था, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ तक आप नोट कर लेना। मैं इसका थोड़ा ग्राफ बना देता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात यहाँ पे एक बहुत अच्छी आई है कि इट इज़ नॉट डिपेंडेंट टू आर। आर यू गेटिंग दिस? इट इज़ नॉट डिपेंडेंट टू आर। बताओ आर पर डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है? नहीं है ना, तो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट टू आर, ठीक है। ओनली डिपेंडेंट टू सिग्मा, द वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक है ना। तो ई और आर का यदि ग्राफ बनाते हैं तो ई और आर का जो ग्राफ बनेगा बच्चों, जैसे ये ई है और ये आर है, कभी ग्राफ पूछ ले तो ये आएगा कांस्टेंट, ठीक है ना। हर आर के लिए आप थोड़ा आगे बात कर लो, थोड़ा और आगे बात कर लो, थोड़ा आगे और आगे बात कर लो, ठीक है। तो हर आर डिस्टेंस के लिए 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर कहीं भी बात करोगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट टू आर। यदि आपसे बोले कि ई और सिग्मा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, तो ई और सिग्मा, तो जितनी चार्ज डेंसिटी होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, फॉर्मूले से दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ आएगा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, ठीक है ना। तो जितनी चार्ज डेंसिटी होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण ये होता है? सीट के कारण। कंफ्यूज हो तो ना, कंडक्टिंग प्लेट का अलग बता रहा हूँ, ठीक है। ये किसके कारण होता है? एक सीट के कारण होता है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लेना, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बच्चों बात करें यहाँ से कंडक्टिंग प्लेट की, तो कंडक्टिंग प्लेट की बात करें तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, आप इस तरह से रफ कर नहीं सकते कॉपी में, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल देना, ठीक है, कहीं ऐसा नहीं ऊपर रफ कर दो उसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। अब बात करें कंडक्टिंग प्लेट की, तो अपने पास एक इस तरह से मान लो कंडक्टिंग प्लेट है। समझना इस चीज़ को, इस डेरिवेशन को मैं सीट से ही बता दूंगा, ठीक है। देखो एक बार कैसे होगा, तो ये इस तरह से कंडक्टिंग प्लेट है। अरे यार, ठीक है, और ये इसकी थिकनेस है। मैंने बोला था ना कंडक्टिंग प्लेट की थिकनेस होती है, कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि 2 सीटों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। 2 सीट आपस में आप अटैच कर दो, ठीक है, ये अपना कंडक्टिंग प्लेट बन जाता है, ठीक है। मान लो इसकी थिकनेस तो अपन नेग्लिजिबल मानते, और जो चार्ज है इस तरह से दोनों सरफेसों पे बटा हुआ है। कितना चार्ज बटा हुआ है बच्चों बात करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, तो क्वेश्चन में हम बात करेंगे उस चीज़ की कि कितना चार्ज इस पर बढ़ता है, कि इस सरफेस पर कितना जाएगा और उस पर कितना जाएगा, ये हम बात करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं यहाँ से कि जो सीट होती है ना, सीट, तो क्वेश्चन में हम सीट को इस तरह से शो करेंगे, केवल इस तरह से सिंगल लाइन, ठीक है, बार बार ऐसे नहीं बनाएंगे हम सीट को, केवल सिंगल लाइन। और जब आप बात करोगे कंडक्टिंग प्लेट की, तो कंडक्टिंग प्लेट को अपन शो करेंगे इस तरह से डबल लाइन से, ठीक है ना। इधर भी चार्ज, ठीक है, और इधर भी चार्ज, ठीक है। इस तरह से बात करेंगे, कंडक्टिंग प्लेट की बात करेंगे और इस तरह से हम सीट की बात करेंगे, ठीक है।
तो चलो इसका देख लेते हैं एक बार कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस प्लेट के कारण। तो यहां से r डिस्टेंस दूर आप बात करोगे, कोई पॉइंट P है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जानते हैं हम इस चीज को, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, किस किस के कारण यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मैंने आपको बताया कि कंडक्टिंग प्लेट को आप दो सीट मान लो, ठीक है, तो दोनों सीटों के कारण आएगा। तो इधर वाली सीट के कारण मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट P पर कितना आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द, अभी बताया मैंने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग दिस। अब बात करें इधर वाली प्लेट के कारण, तो इधर वाली प्लेट के कारण भी इसी डायरेक्शन में आएगा, अवे फ्रॉम द सीट होता है कि नहीं होता, अभी बताया मैंने कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और टोटल कितना हुआ इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में आए तो ऐड कर दो, दैट इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमेशा याद रख लेना, फॉर्मूला होता है दैट इज द E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी कंडक्टिंग प्लेट के कारण उससे r डिस्टेंस दूर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द सिग्मा, दैट इज द चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि इट इज नॉट डिपेंडेंट टू r, कंडक्टिंग प्लेट भी डिपेंडेंट नहीं कर रही है r पर, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डिपेंडेंट नहीं कर रहा है r पर, केवल और केवल किस पर डिपेंडेंट है, सिग्मा। कहने का मतलब ये है कि यदि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो वी कैन से इजीली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, और चार्ज डेंसिटी यदि कम है, सिग्मा की वैल्यू कम है, तो वी कैन से इजीली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है ना। तो चलो ये आ गया बात समझ में। तो यहाँ तक एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लो आप आराम से, कर लिया बच्चों, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो मैंने दो फॉर्मूले डिफाइन किया आपके सामने अभी, कि जो सीट होता है उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r डिस्टेंस पे, दैट इज द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो प्लेट होती है उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पर जो ये r पर डिपेंडेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया बार बार में, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, सिग्मा पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो चलो बात करें अब क्वेश्चंस पे, ठीक है बच्चों। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि जो प्लेट होती है उस पर चार्ज किस तरह से बढ़ता है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, समझो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है ये। कंफ्यूज होगे यदि सही ढंग से नहीं समझोगे, पूरी वीडियो देखो तरीके से, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरह लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1, कि एक अपने पास मान लो इस तरह से क्या है, एक इस तरह से एक सीट है अपनी, ठीक है ना। मैंने अभी बताया था कि अब मैं इस तरह से शो करूंगा इसको, ठीक है। ये इस तरह से क्या है, एक शीट है, और सेम इस तरह से एक अपने पास क्या है, पास में यहाँ पे प्लेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है, ये प्लेट है, अरे बात समझ में। और प्लेट के बीच में ये क्या भरा हुआ है, कंडक्टिंग मटेरियल, दैट इज द कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है ना। और इस तरह से इस पर भी क्या है, चार्ज, दोनों सरफेस पे, ठीक है। तो ये कहाँ से आया चार्ज ये समझना है। तो मान लो इसको आपने इस सीट को Q चार्ज दिया, तो इस तरह से इसका तो सरफेस पे बट गया, और इसको आपने यदि Q चार्ज दिया, ठीक है ना, तो इसका भी क्या हुआ, दोनों सरफेसों पे बटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका तो एक सरफेस पे बटा है और इसका दोनों सरफेसों पे बटा है, ठीक है। अब बात करें यहाँ से कि अब एक चीज़ समझना है, यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि कितना कितना बटा है ये हमें देखना है, ठीक है ना, कितना कितना बटा है ये हमें देखना है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ से, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से जो पॉइंट है वो है अपना E1, और यहाँ से जो पॉइंट है यहाँ पर है E2, तो R पर डिपेंडेंट तो है नहीं, कहीं बात कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1, और इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द E2। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेशो ऑफ E1 अपॉन E2, फाइंड द रेशो ऑफ E1 अपॉन E2, ठीक है। चलो करते हैं इसको, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो सरफेस एरिया है वो दोनों का सेम है, और उसको मान लेना आप A। सरफेस एरिया जो दिख रहा है ना आपको वो सेम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और चार्ज डेंसिटी सेम है कि नहीं ये भी आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है, मैं बता दूँगा। सरफेस एरिया क्या है, सेम है, ठीक है ना। जैसे प्लेट है तो इसका सरफेस एरिया जो बाहर का दिखता है ये, और इस सॉरी ये सीट का भी और ये प्लेट का भी, दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। अब बात करें E1 की और E2 की, ठीक है ना। तो उससे पहले E1 E2 निकालने के लिए आपको पहले चार्ज का तो पता होना चाहिए कि चार्ज इस पर कितना गया और इस पर कितना गया, ठीक है ना।
तो देखिए मान लो मैं मान लेता हूँ इस पर चार्ज गया x, तो इस पर कितना जाना चाहिए, q माइनस एक्स जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? मैं मान लेता हूँ कि यहाँ आपने प्लस q चार्ज दिया, तो इस तरफ इस पर x गया, तो इस पर कितना जाना चाहिए, q माइनस एक्स जाना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम बात करें कि इस मटेरियल के अंदर जो कंडक्टिंग मटेरियल है, इसके अंदर कोई किसी पॉइंट पर, जैसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से बना लिया मैंने। तो इस तरह से चार्ज था, यहाँ पे जो चार्ज था यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इज द x, और यहाँ जो चार्ज था वो था अपना q माइनस एक्स। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। अब बीच में कहीं बात करें अपन यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, मतलब कंडक्टर के अंदर बात करें, तो मैंने याद हुआ आपको तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी, तब मैंने समझाया भी था कि कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है हमेशा। और याद रखना ये चीज़ कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, तो इन चार्जों के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अरे बात समझ में, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलो देखते हैं इस चीज़ को। तो दो सीट हो गए अपने पास, एक सीट ये हो गई और एक सीट ये हो गई। तो इस सीट के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द सीट, ये मैंने आपको समझाया था। और कितना होगा कि चार्ज सिग्मा लिखें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखना होता है ना, ये तो लिखना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की वैल्यू अभी दे नहीं रहा कि क्यू की टर्म में हमें बात करनी है, एक्स की टर्म बात कर लो। तो ये चार्ज है इसका एक्स अपॉन एरिया कितना है इसका ए, और यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ मुझे एक्स अपॉन ए क्या हो गया, ये तो सिग्मा हो गया। देखो सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी कैसे होती है, टोटल चार्ज और अपॉन टोटल एरिया। तो टोटल एरिया ये रहा आपका ए और टोटल चार्ज ये रहा है सीट पे, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हुई अपनी एक्स अपॉन ए 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सीट के कारण इधर होगा सिग्मा अपॉन ए 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द सीट होता है, होगा कि नहीं होगा इस डायरेक्शन, कितना होगा, तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होना है, तो q माइनस एक्स अपॉन ए डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा। देखो q माइनस एक्स अपॉन ए सिग्मा लिख दिया और 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। और आपको ये चीज़ पता है कि कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड करना है हमें, वो जीरो करना है, ठीक है ना। तो जीरो कैसे करेंगे कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये वाला और ये वाला इक्वल होना चाहिए। तो करो इसको इक्वल, एक्स अपॉन ए डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू q माइनस एक्स अपॉन ए डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। देखो ए 2 एप्सिलॉन नॉट से ए 2 एप्सिलॉन नॉट गया, ठीक है। x इक्वल टू क्यू माइनस एक्स, इधर x को बुलाओगे तो 2x इक्वल टू क्यू और x इक्वल टू क्यू बाई 2। तो चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे आएगा q बाई 2 और यहाँ पर भी आएगा q बाई 2, दोनों जगह क्या रहेगा, q बाई 2 रहेगा। और यहाँ पर तो चार्ज q आएगा, ये आएगा पूरा। आर यू गेटिंग दिस? आई बात समझ में? तो इस तरह से हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और एक ये रिजल्ट हमेशा याद रख लेना। देखो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ से, क्वेश्चनों को डायरेक्ट ट्रिक करने का, सॉल्व करने का तरीका इस तरह से मत करना बार बार अब, ठीक है। कि कोई हमारे पास एक आइसोलेटेड मेटालिक प्लेट है, आर यू गेटिंग दिस, कोई हमारे पास आइसोलेटेड, ध्यान रखना ये वर्ड मैं जो बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, कि हमारे पास कोई आइसोलेटेड मेटालिक प्लेट है अपने पास, कंडक्टिंग प्लेट है अपने पास कोई आइसोलेटेड के लिए बात कर रहा हूँ। आइसोलेटेड का मतलब कि उस कंडक्टर प्लेट के आसपास कोई और प्लेट नहीं, उसके सिस्टम में कोई और सीट और चार्ज नहीं रखे हुए हैं कहीं भी, ठीक है ना, केवल उस प्लेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके आसपास कोई और चार्ज नहीं रखे हुए, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है ना। तो उस आइसोलेटेड प्लेट के कारण यदि आप उस पर क्यू चार्ज देते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि दोनों सरफेसों पे चार्ज हमेशा बराबर बराबर बढ़ता है। ध्यान रखना, आइसोलेटेड की कहानी है केवल, और जगह मत कर देना, मैं बार बार एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस वर्ड को, और जगह मत कर देना, केवल आइसोलेटेड की कहानी है कि आइसोलेटेड सिस्टम है, केवल सिंगल ये प्लेट ही प्लेट है, तो वहाँ पर जो चार्ज होता है उसको बराबर बराबर बांट दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको बता भी दिया मैंने कैसे आया, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना था, कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, यदि जीरो नहीं होगा तो फिर वो सिस्टम गलत हो जाएंगी प्रॉपर्टीज की। तो जीरो से हमने इसको सॉल्व भी करा और लास्ट में x की वैल्यू q/2 भी आई। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो q/2 इस पर गया और q/2 इस पर गया। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द रेशियो ऑफ E1/E2, ठीक है।
चलो ये भी देखते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया आपको। अब समझना, अब मैं लिखता हूँ E1, ठीक है ना, E1 इस पॉइंट पे। तो E1 मैं मान लेता हूँ कि इस सीट के कारण मान लो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सीट के कारण। तो आप लिख सकते हो आराम से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग दिस? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। व्हाट इज द सिग्मा? तो सिग्मा है यहाँ पे Q अपॉन इसका टोटल एरिया, ठीक है, Q टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो Q अपॉन A डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द E1। अब E2 लिखें, E2, तो E2 क्या था? इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था, और फॉर्मूला आपको पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये जान तो, ठीक है। चलो एक एक सीट के कारण लिखते हैं। इस सीट के कारण कितना होगा? इस सीट के कारण होगा Q बाई टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो Q बाई 2 और A, ये तो सिग्मा हो गया अपना। अब तक देखो Q बाई 2 A, ये तो क्या हो गया अपना? सिग्मा हो गया। Q बाई 2 तो चार्ज अपॉन एरिया, ये क्या हुआ? सिग्मा हुआ, और डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। आर्य बात समझ में? एक सीट के कारण प्लस दूसरी सीट है, इसके कारण दोनों का इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? अभी बताया था मैंने, ठीक है ना, डेरिवेशन में। तो दूसरे के कारण भी इतना ही होगा, Q अपॉन 2A और डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट। Q बाई 2 चार्ज हो गया, A से मल्टीप्लाई किया तो ये सिग्मा हो गया, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट साथ में है ये फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये कितना हुआ E2? ये हुआ अपना Q अपॉन A डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो देखो E1 और E2 सेम आया कि नहीं आया? E1 और E2 सेम आया कि नहीं आया? तो वी कैन से इजीली दैट इज द रेशियो ऑफ E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 1:1। अरे बात समझ में? तो ये आंसर, लेकिन आंसर लाना बहुत बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे, आंसर हम ला सकते हैं। बात जो यहाँ पर थी मेन वो ये थी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ठीक है ना। तो आई बात समझ में? क्यों? आइसोलेटेड प्लेट है, आइसोलेटेड मेटालिक प्लेट है, तो वी कैन से इजीली कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हाफ हाफ हो जाएगा दोनों जगह, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बार। आ रही बात समझ में? तो बच्चों चार्ज यदि दोनों जगह सेम दे रहे हो आप, सीट में और प्लेट में, तो जो रेशो होता है 1:1 होता है, ठीक है ना। तो यदि सिग्मा सेम होता दोनों का तो 1:2 हो जाता, आप करके देख लेना, ठीक है ना। यदि सिग्मा सेम होता तो 1:2 हो जाता, और चार्ज सेम है तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको रफ कर देते हैं। रिजल्ट समझ में आ गया आपको? यहाँ से सेकंड क्वेश्चन देखिए, वो भी एक रिजल्ट के तौर पे बताऊंगा मैं आपको, उसमें भी एक रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छा। जो भी क्वेश्चन है सारे रिजल्ट वाले हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है अपना, वो इस तरह से दिया है कि अपने पास एक सिस्टम है। अभी सिस्टम नहीं था ये पहले वाले क्वेश्चन में, सीट अलग थी और प्लेट अलग था, ठीक है ना। एक सिस्टम है, जैसे दो प्लेट रखी हुई है आपके पास, दो कंडक्टिंग प्लेट, इस तरह से एक प्लेट ये और इस तरह से एक प्लेट ये, ठीक है ना। दो प्लेट रखी हुई है, ठीक है, और सेम बना लो बिल्कुल, ठीक है ना। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो एरिया है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोल सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शन क्या है, ये बोल सकते हैं सरफेस एरिया जो है इसका, ठीक है ना। एक सरफेस एरिया जो है इसका, ये ए दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अरे बात समझ, मान लो इस कंडक्टिंग प्लेट को आपने दिया पॉजिटिव के Q चार्ज, और इस कंडक्टिंग प्लेट को आपने दिया प्लस के 2Q चार्ज। आर यू गेटिंग दिस? एक को दिया प्लस Q और एक को दिया प्लस 2Q, ठीक है। तो बात करें क्वेश्चन में क्या है कि ये मान लेता हूँ कि इस पर चार्ज बटेगा, ये भी आपको पता है कि दोनों सरफेसों पर जाएगा, ठीक है ना, दोनों सरफेसों पे जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर पूरे पे जाएगा, और इधर भी इस 2Q का बटना है दोनों तरफ। अब पता है हम गलती क्या करेंगे? अब गलती ये होगी कि आपको मैंने रिजल्ट बताया था पिछला वाला, कि मैंने बोला कि कोई सिस्टम है अपने पास, आइसोलेटेड कोई प्लेट है अपने पास, तो उस प्लेट पर यदि चार्ज जाता है तो वो दो भागों में बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे पता है? यहाँ Q को Q/2 कर देंगे, यहाँ Q और Q कर देंगे। बच्चों ध्यान रखना, जो लास्ट वाला रिजल्ट था वो एक आइसोलेटेड के लिए था, यहाँ पर हम सिस्टम की बात करेंगे कि दो प्लेट है हमारे पास सिस्टम में, ठीक है। कहने का मतलब दो प्लेट है, कितनी सीट हुई? 4 सीट हुई, टोटल कितनी है? 4 सीट है अपने पास। एक सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस और फोर्थ सरफेस। आर्य भाषा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। तो दो रिजल्ट आएंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो अब करना कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन? तो मैं मान लेता हूँ कि इस सरफेस पर मैं चार्ज दे देता हूँ जैसे x, ठीक है ना, इस पर x मान लेता हूँ, ठीक है ना, किसी पर भी मान लो, इधर मान लो उधर मान लो, ठीक है, जहाँ इच्छा करे मान लो, ठीक है ना, ये x मान लेता हूँ। तो इस पर कितना होगा? इस पर होगा Q - x। ये तो हमें पता है कि चार्ज बराबर बराबर बटे, सॉरी बराबर मतलब चार्ज दोनों जगह जो बटेगा उसका ऐड ऊपर टोटल चार्ज। ऐसे थोड़ी Q दे रहे हो तो 2Q मिल जाए नीचे टोटल,
ऐसा थोड़ी मिलेगा, जितना चार्ज दे रहे हो उतना ही जाएगा सीट पे, ठीक है। इधर x गया तो इधर q माइनस एक्स गया। एक चीज़ हमेशा याद रख लेना कि जो फेसिंग सरफेस होती है, फेसिंग सरफेस होती है, उन पर जो चार्ज बढ़ता है वो हमेशा जो बढ़ता है वो अपोजिट साइन और सेम मैग्नीट्यूड का बढ़ता है। जैसे मान लो इधर x है तो इधर जाएगा माइनस के x। कैसे आया ये भी मैं समझाऊंगा कि मान लो एक, पहले तो समझो क्या चीज़ कह रहा हूँ मैं, ठीक है। कि मान लो यहाँ x गया तो यहाँ q माइनस एक्स गया, तो जो फेसिंग सरफेस होती है जब सिस्टम में, जो कंडक्टिंग प्लेट के आमने सामने जो वाली फेसिंग सरफेस होती है, ये फेसिंग सरफेस है दोनों, तो इन पर चार्ज कैसे बढ़ता है कि जो अपोजिट फेसिंग सरफेस है, यहाँ x है तो यहाँ कितना होगा, माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। और यहाँ माइनस एक्स है तो यहाँ कितना होगा, 2q माइनस एक्स, 2q माइनस एक्स। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे, चिंता मत करो इस चीज़ के लिए, x की वैल्यू हम निकालेंगे, केवल हम तो अभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ठीक है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो x की वैल्यू तो निकलेगी, लेकिन अभी बता रहा हूँ केवल कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बच्चों ये फेसिंग सरफेस पर सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन के चार्ज होना, ये क्या सिस्टम है, ठीक है ना। देखो इसको प्रूव करता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बताता हूँ इसको, ठीक है। आप मान लो इस कंडक्टिंग प्लेट के बीचों बीच से और इस तरह से एक गॉसियन सरफेस मान लिया आपने, क्यूबॉइड, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, एक क्यूबॉइड आपने क्या मान लिया, इस तरह से प्लेट थी, एक प्लेट, ठीक है, दिख रही है ना सबको, दूसरी प्लेट, इस तरह से प्लेट है, ठीक है ना, इनकी मोटाई है दोनों की, ठीक है, इस तरह से प्लेट है। आपने क्यूबॉइड बना दिया, न्यो पैक करके, न्यो करके, इधर से और इधर से और इधर से पैक करके, ठीक है ना। आपने क्या बना दिया, क्यूबॉइड क्या मान लिया, गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक है। तो एक चीज़ समझना कि हर पॉइंट पे देखें तो यहाँ के इस पॉइंट पर हर गॉसियन, जो गॉसियन सरफेस क्यूबॉइड माना है, उसके सरफेस के यहाँ हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और यहाँ हर पॉइंट पर बात करोगे इस सरफेस पे तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर वाला पॉइंट है, ठीक है ना। तो कंडक्टर के अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही होना है, ठीक है। तो इसलिए इस वाली सरफेस पे तो जीरो हो गया। अब बात करें ऊपर वाली सरफेस पे, यहाँ पर कोई एलिमेंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसे आएगी या फिर ऐसे आएगी, ठीक है। और डी की डायरेक्शन इसकी ऊपर रहेगी, तो एंगल कितना हुआ, 90 हो गया। तो वी कैन से इजीली कि इस सरफेस पे से भी जो फ्लक्स निकलेगा वो भी जीरो होगा कि नहीं होगा। ऐसे नीचे वाले से होगा और ऐसे ही पीछे वालों से होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस क्यूबॉइड से जो नेट फ्लक्स निकला दैट इज द जीरो, ठीक है ना। और नेट फ्लक्स जीरो तो फॉर्मूले से आप देखो, सिग्मा ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड, सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले से आप बात करोगे तो यहाँ से कह सकते हैं कि फ्लक्स जीरो, तो वी कैन से इजीली कि सिग्मा क्यू इन जो होगा, मतलब इस आपने गॉसियन सरफेस लिया है, इसके अंदर जो टोटल नेट चार्ज होगा दैट इज ऑल्सो जीरो होना पड़ेगा। अब ये कब हो सकता है कि जब आप इसको x लो और इसको माइनस x लो। आ रही है बात समझ में? इसको आप x लो और इसको माइनस x लो, तभी इस जो गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। आ रही है बात समझ में? इसलिए हमेशा फेसिंग सरफेस पर जो चार्ज बढ़ता है वो हमेशा अपोजिट साइन का होता है और सेम मैग्नीट्यूड का होता है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, चलो अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो एक चीज समझो यहाँ से कि q माइनस एक्स और x बट गया, यहाँ माइनस एक्स और 2q माइनस एक्स बट गया, ठीक है। किस तरह से कैलकुलेशन करोगे, सोचो यहाँ से किस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी। तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, वो इस टाइप से होगी कि आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देख लो, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पे बात करके देख लो, जैसे किसी एक पॉइंट पे बात कर लो, यहाँ बात कर लो सरफेस के बाहर, ठीक है ना, इन सब के बाहर, ठीक है ना। एक्स की कैलकुलेशन करनी तो यहाँ बात करोगे तो इस सीट के कारण, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, थर्ड सीट एंड फोर्थ सीट, एक प्लेट दो सीटों से मिलकर बनी होती, तो फर्स्ट सीट के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा अवे फ्रॉम द सीट। आर यू गेटिंग दिस? अवे फ्रॉम द सीट, ठीक है ना। और यहाँ सेकंड सरफेस के कारण अवे फ्रॉम द सीट, थर्ड सरफेस के कारण अवे फ्रॉम द सीट और फोर्थ के कारण भी अवे फ्रॉम द सीट, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन करना चाहें तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। यहाँ बात करो, यहाँ बात करोगे तो वही इस सीट के कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण उधर, इसके कारण उधर, तो अभी भी हमें क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम पता नहीं लगा पाएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2q माइनस एक्स। आर यू गेटिंग दिस? तो हम बीच में बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना है
वो जीरो होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। कैसे हो सकती है वो समझो, कि मैं इस जगह बात करूँ, इस जगह, ठीक है ना, इस जगह बात करूँ, तो इस जगह बात करोगे तो इधर देखो, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके। बच्चों मैं केवल समझा रहा हूँ आपको एक एक जगह, मैं डायरेक्ट बता दूँ एक बार में कहाँ पर होगा जीरो, लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप सब जगह सोचो, ठीक है ना। यहाँ पर तो इनके कारण आप इक्वल नहीं लिख सकते, मैं जीरो बोला था ना अभी, इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि प्लेट के बीच में जीरो होता है क्या कभी? जीरो होगा क्या कभी? नहीं होगा ना। तो ठीक है, अब बात कहाँ करें, अब बात करो आप इस कंडक्टिंग प्लेट के बीचों बीच, यहाँ जीरो होगा, क्योंकि किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ पर जीरो होना है, ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो देखो चलो इस पॉइंट पे देखो, तो इस वाली सीट के कारण, फर्स्ट सीट के कारण, इस पॉइंट पर जो बीचों बीच बना हुआ है इस कंडक्टिंग प्लेट के, ठीक है ना, तो इसके कारण फर्स्ट वाली सीट के कारण आएगा अवे फ्रॉम दिस सीट। आर यू गेटिंग दिस? तो फर्स्ट सीट के कारण अवे फ्रॉम दिस सीट, सेकंड के कारण इस डायरेक्शन में, इस थर्ड के कारण इसी डायरेक्शन में, और फोर्थ के कारण इसी डायरेक्शन में। तीन तो एक डायरेक्शन में आ गए, कौन कौन से? सेकंड सीट, थर्ड सीट और फोर्थ सीट के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और फर्स्ट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। आर्यवासन ये फर्स्ट सीट के कारण था, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के कारण। और ये हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, तो आराम से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये मैं समझा रहा हूँ बच्चों, इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन में। आर्यवासन में डायरेक्ट ही मैं लास्ट में रिजल्ट बताऊंगा। एक रिजल्ट तो ये था फेसिंग सरफेस में हमेशा सेम लेना है, एक रिजल्ट और बताने वाला हूँ अभी, समझना, ठीक है। तो अब देखिए मैं लिखूँ इस पॉइंट पर इसके कारण, इस सीट के कारण, तो कितना होगा? तो इस पर चार्ज है अपने पास q माइनस एक्स, और सरफेस एरिया जो है a डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट। केवल इस प्लेट के कारण, इस सीट के कारण, जो फर्स्ट सीट है इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे अवे फ्रॉम दिस सीट, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कितना होगा। आर पर तो कोई डिपेंडेंसी होती ही नहीं है इसकी, कितना होगा? तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, दैट इज द सिग्मा q माइनस एक्स अपॉन a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूले में होता है, ठीक है ना। और ये इक्वल किसके करना है? ये सब के इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा कंडक्टर के अंदर। आर यू गेटिंग दिस? तो सेकंड सर सीट के कारण जो होगा यहाँ पे कितना होगा? तो x अपॉन a डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब यहाँ थर्ड के कारण बात करें तो थर्ड के कारण कितना होगा कि माइनस के एक्स चार्ज के साथ लिखो आप आराम से, ठीक है ना। तो माइनस के एक्स, क्योंकि नेगेटिव होगी ना इसकी चार्ज डेंसिटी भी, सिग्मा की वैल्यू भी तो नेगेटिव होगी, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से भी तो मान सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। प्लेट के कारण यदि किसी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव हो तो चार्ज की इसकी क्या नाम प्लेट की डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नेगेटिव भी मान सकते हो, ठीक है। तो बात करें किसकी, तो माइनस एक्स अपॉन कितना होगा a डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण ये पॉजिटिव है तो 2q माइनस एक्स अपॉन कितना होगा, वही a अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये जो लिखा है ना बच्चों, ये सब क्या है? सिग्मा है ये, ठीक है ना। ये सिग्मा लिखा है, देखो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, सबका एरिया सेम था, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये तो कट गया, और यहाँ से a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट गया, तो q माइनस एक्स इक्वल टू 2q माइनस एक्स, ठीक है ना। तो x को इधर ले आओ, चाहे उधर पहुँचा दो, ये इधर आएगा तो माइनस के q, ये उधर जाएगा तो 2x, तो x इक्वल टू आया माइनस के q/2। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो मैं मान लेता हूँ कि x माइनस q/2 है, तो यहाँ पर चार्ज बटा q/2, ये माइनस x है, ठीक है। और यहाँ q/2 गया तो यहाँ कितना आया? यहाँ आया 3q/2, ठीक है। और यहाँ q/2 तो यहाँ होगा माइनस के q/2, और यहाँ माइनस q/2 तो q प्लस q/2 कितना हो गया? 3q/2। x की वैल्यू माइनस q/2 हो गई यहाँ के लिए। तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। समझ में आया? x की वैल्यू माइनस q/2 थी और माइनस x चार्ज इस पे, तो कितना हुआ? q/2। और यहाँ बात करें x की, माइनस q/2 रखो तो माइनस माइनस प्लस, तो 3q/2, ठीक है ना। तो यहाँ बात करोगे तो x रखोगे तो यहाँ माइनस q/2, और यहाँ बात करोगे x की जगह रख दो आप माइनस q/2, तो ये भी कितना होगा? 3q/2। आर यू गेटिंग दिस? सही है ना बच्चों? ठीक है, ये 2q माइनस एक्स हो जाएगा, इसके x की वैल्यू लिख देंगे मैं, ठीक है ना। क्लियर है? चलो ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अब बच्चों मेरी बात समझना है यहाँ से कि अपने पास जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आया इस तरह से आया,
ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने जा रहा हूं मैं, यहां तक कर लिया आपने, तो इसके बाद समझना जो मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, इधर बता देता हूं कि हमेशा ध्यान रखना कि 2 प्लेटें आपको इस तरह से दे रखी हैं, 2 प्लेट के सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, 2 क्या आप n प्लेट के सिस्टम की भी बात कर लो यहाँ पे, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं मान लेता हूं कि इसके आउटर सरफेस पर, ये सिस्टम के आउटर सरफेस पर इधर x है, तो हमेशा याद रखना इधर भी x होना है। आप देख सकते हो, देखो 3q/2 और 3q/2 सेम आया है। आप चाहे 3 सिस्टम ले लेते, 4 सिस्टम ले लेते, 5 सिस्टम ले लेते, हमेशा क्या आएगा 3q/2 3q/2। आर यू गेटिंग दिस? इस तरह से आना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आप अलग अलग चार्ज देते हो, जैसे इसको q1 देते हो और इसको देते हो आप q2, ठीक है ना, ठीक है ना, और कितना आएगा, सेम तो आएगा, कितना आएगा वो भी हम देखते हैं। ये q1 दिया आपने, q2 दिया, ठीक है, तो मान लो इधर गया x, तो इधर कितना गया q1 माइनस x, ठीक है, इधर q1 माइनस x, तो इधर होगा x माइनस q1, फेसिंग सरफेस है, साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी मैग्नीट्यूड तो वही रहना है। और इधर बात करोगे तो आएगा q2 माइनस x प्लस q1, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने अभी बताया कि आउटर जो सरफेस होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो अपन बात करें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सेम रहता है। तो वी कैन से x इक्वल टू q2 माइनस x प्लस q1, x को इधर लाओगे तो 2x इक्वल टू q1 प्लस q2, तो x कितना आएगा q1 प्लस q2 अपॉन 2। ये याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। कॉपी में रिजल्ट बना के लिखना इन चीज़ों को, ठीक है ना, नोट बना के लिखना, क्योंकि काम आते हैं ये लास्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन को बार बार इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, बहुत इजीली हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन करना अपने को, कि इधर x माना तो इधर q1 माइनस x माना, तो इधर x माइनस q1 हुआ तो q2 माइनस x प्लस q1 हुआ। आर यू गेटिंग दिस? तो आपको पता है कि आउटर सरफेस पर हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम करना है, तो वी कैन सी इजीली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज द q1 प्लस q2 अपॉन 2। आर यू गेटिंग दिस? q1 प्लस q2 अपॉन 2। इस तरह से चार्ज, जैसे आपने देखो यहीं चेक कर लो इस चीज़ को, आप देखो 3q/2 आया कि नहीं आया, यहाँ बात करो q और प्लस 2q, ठीक है, 2q प्लस q कितना, 3q और 3q/2 होगा। जैसे मान लो आपके पास सिस्टम 3 प्लेटों का है, ठीक है ना, इस तरह से मान लो 3 प्लेट, तो यहाँ पर x है इस आउटर सरफेस पर, तो यहाँ भी हमेशा x रहेगा, ये याद रखना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। आ रही बात समझ में? क्लियर है ना? कितना रहेगा q1 प्लस q2 अपॉन 2। ओके, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक एक बार आप नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? कर लिया सबने? चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ लास्ट में, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें, ठीक है। ये भी थोड़ा रिजल्ट बताऊंगा, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे कि आपके पास इस तरह से 3 प्लेट है, ठीक है ना, 3 प्लेट का सिस्टम बता देता हूँ। एक इस तरह से एक ये प्लेट है, ठीक है, दूसरी ये है, तीसरी है, ठीक है ना। सेम सरफेस एरिया सेम है सबका, ठीक है ना। यहाँ रखना कितना है, ये भी मैं लिख देता हूँ, सरफेस एरिया है अपना A, ठीक है। चलो अब बात करें, इसको हमने चार्ज दिया 2q पॉजिटिव, इसको दिया प्लस q वही पॉजिटिव, इसको दिया माइनस q ये प्लस है, ठीक है ना। इसको प्लस 2q चार्ज दिया, इसको प्लस q दिया और इसको माइनस q दिया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना वही है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, और जो अनदर क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, जैसे A पॉइंट है, ये पॉइंट है इसके यहाँ B, ये पॉइंट है आपका C और ये पॉइंट है इधर D, ठीक है ना। तो इन सभी पॉइंटों पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B, C और D, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ABCD पॉइंट पर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ पता है आपको, मैंने अभी बताया था कि इस तरह से कोई सिस्टम हो इसके तो आउटर सरफेस पर जो चार्ज बढ़ता है वो सेम बढ़ता है, और कितना बढ़ता है वो भी मैंने बताया था अभी
x इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ये 2 चार्ज प्लेट के लिए था। अब 3 हो तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 2। 4 हो तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपॉन 2। आ रही बात समझ में? तो सभी प्लेट पर जो टोटल चार्ज है अपॉन 2 कर दो, इतना आउटर सरफेस पे बटेगा। ठीक है, चलो इसका करते हैं। तो 2Q प्लस Q और माइनस Q अपॉन 2, तो Q से Q गया तो कितना आया Q। तो इस पर भी चार्ज कितना गया, Q गया, और इस पर भी चार्ज कितना गया, Q गया। ठीक है, और एक तरफ से आप चालू करो, लास्ट में Q ही बचेगा, आप देख लेना। ठीक है, ये Q है तो इस पर कितना जाएगा, इस पर भी सर Q गया होगा फिर तो, क्योंकि 2Q है, 2Q हमने चार्ज दिया, इधर Q गया तो इधर Q गया। यहाँ कोई अर्थिंग फर्थिंग थोड़ी हो रही, अर्थिंग होती तो हम वी कैन से इजीली 2Q का क्या पता कम रह गया हो ज़्यादा रहेगा, वो डिपेंड करता है उस चीज़ पर। ठीक है ना, मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अर्थिंग के क्वेश्चन, उसमें देखना। लेकिन अभी किसी एक प्लेट को अर्थ कर दिया तो क्या होगा, तो उस क्वेश्चन सारे मैं कराऊंगा अभी। ठीक है, सीट प्लेट के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी बात केवल इसकी कर रहे हैं कि इसको Q गया तो इसको भी Q जाएगा फिर। ठीक है ना, क्यों जाएगा, अब ये मत कहना कि बराबर बराबर, इधर Q गया तो 2Q माइनस Q कर दो, इधर Q गया, इधर Q है तो इधर कितना हुआ माइनस Q, फेसिंग सरफेस है, और इधर माइनस Q है। ठीक है ना, तो इस प्लेट पे कितना होगा, इस सीट पे कितना होगा, देखो ऊपर Q देना हमें, ये माइनस Q गया तो कितना बनूँ, 2Q कर दूँ, जब इधर टोटल 2Q माइनस Q होगा। इधर 2Q गया तो इधर फेसिंग सरफेस है तो माइनस के 2Q जाना ही पड़ेगा। ठीक है, और इधर माइनस 2Q, इधर माइनस Q। ठीक है ना, ऐड करोगे तो माइनस 3Q। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, कैमरे में थोड़ी दिक्कत है। ठीक है बच्चों, देखो क्लियर है, माइनस 2Q और Q। ठीक है ना, माइनस 2Q और माइनस Q ऐसे ऐड नहीं करना है, माइनस 2Q और Q, तो कितना बचा फाइनली माइनस Q बचा। आ रही बात समझ में, तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ तुरंत हो गया कि नहीं हुआ, देखते ही। अब ऐसे सॉल्व करने बैठते तो पहले तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो 10-15 मिनट तक, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते रहो। ठीक है ना, अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं चलो ए पॉइंट पर, EA। ठीक है ना, इस पॉइंट पर लिखते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण आएगा, तो मैंने पता चल गया हमें कि चार्ज तो इस तरह से बटा हुआ सर यहाँ पे। ठीक है ना, चार्ज तो इस तरह से बटा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे ही इसी प्लेट पे बटा हुआ है। ठीक है ना, दोनों साइड, और इस तरह से यहाँ पे गया, और कितना कितना गया वो भी आपको पता चल गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया। ठीक है ना, अब बात क्या होती है यहाँ से कि ए पॉइंट पर किस किस के कारण होगा, तो सब के कारण होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इधर की डायरेक्शन x है और ऊपर की डायरेक्शन y है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, और ये आई कैप में लिखना चाहो तो आई कैप में लिख देना, इधर वाली डायरेक्शन को माइनस के आई कैप में लिख देना। ठीक है, चलो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो इस सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, चलो लिखते हैं Q अपॉन A.2ε0। आर यू गेटिंग दिस? इस सीट पर टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया Q अपॉन A सिग्मा हो गया अपॉन 2ε0। ठीक है ना, इस डायरेक्शन। बी पॉइंट जो बी प्लेट, सेकेंड प्लेट देखो आपकी 2 3 4 5 और 6 सीट है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, फर्स्ट सीट के कारण हो गया। सेकंड के लिए बात करो, सेकंड पर Q चार्ज है और किस डायरेक्शन में आया ये भी डायरेक्शन से लिख लो आप। ठीक है ना, आई कैप, माइनस का आई कैप। ठीक है ना, माइनस का आई कैप। ठीक है, अब बात करें सेकंड प्लेट की, तो Q अपॉन A.2ε0, और किस डायरेक्शन में आया, माइनस के आई कैप। आर यू गेटिंग दिस? थर्ड सीट के बारे में बात करो, इसके कारण भी इधर आएगा Q अपॉन, सॉरी माइनस Q चल रहा, चार्ज के साथ लिखो आप। ठीक है ना, चार्ज के हिसाब से लिखो क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, चार्ज के हिसाब से लिख लो वो तो। ठीक है, माइनस Q अपॉन A.2ε0, और किस डायरेक्शन में, वही माइनस के आई कैप डायरेक्शन। फोर्थ के कारण लिखो, तो फोर्थ के कारण आएगा 2Q अपॉन A.2ε0। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, माइनस के आई कैप। ठीक है, अरे बात समझ में। अब फिफ्थ के कारण लिखो, तो फिफ्थ पर माइनस 2Q चार्ज है तो माइनस 2Q अपॉन कितना आएगा, A.2ε0 और माइनस के आई कैप। और 6 के कारण लिखोगे तो प्लस के Q अपॉन A.2ε0 और माइनस के आई कैप। आर यू गेटिंग दिस? सबके कारण, इस सीट के कारण भी इधर आया, इस सीट के कारण भी इधर आया, थर्ड सीट के कारण भी इधर आया, सबका सीट के कारण इधर आया ना। ठीक है, अब देखो यहाँ से, तो एक तो ये और एक ये कट गए आपस में। ठीक है, एक ये और एक ये कट गए,
देखो कटे कि नहीं कटे, सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ गए, बचे क्या, ये दोनों बचे, ठीक है ना, दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ई ए इक्वल टू 2q अपॉन ए डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस के आई कैप, 2 से 2 गया, तो फाइनली वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, दैट इज द q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस के आई कैप। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इस डायरेक्शन में आया, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग दिस? तो बच्चों ये भी एक रिजल्ट है, अपने आप में ध्यान रखना, ठीक है ना, कि कोई n प्लेटों का सिस्टम है, 3 की बात नहीं कर रहा, n प्लेटों का सिस्टम है, तो यदि सिस्टम के बाहर यदि आप बात करते हो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि आपने इस सिस्टम, पूरा इस सिस्टम था कंप्लीट ये वाला, ठीक है ना, इस सिस्टम के बाहर आप बात करते हो कहीं पे भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या होगा, तो इस पॉइंट पर आप बार बार लिखो मत, जैसे और भी होते 5 प्लेट होती है तो सबका लिखते रहो ऐसे, ठीक है ना, सबका नहीं लिखना है। आपको करना क्या है कि फर्स्ट सरफेस देखो, फर्स्ट, बाकी सारे कट गए, और फर्स्ट और लास्ट मतलब आउटर जो सरफेस है इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो उस पॉइंट पर, बस। आ रही बात समझ में? जो आउटर सरफेस है उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। वी कैन से फाइंड द इजीली, वी कैन फाइंड द इजीली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सबके कारण तो क्या हुआ, कट गए, तो किसके कारण बचे, फर्स्ट और 6 के कारण बचे। आर यू गेटिंग दिस? फर्स्ट और 6 के कारण बचे, ठीक है ना। इस तरह से q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस के आई के। क्लियर है सबको? तो ये ध्यान रखना, ये स्पेशल रिजल्ट की तरह मान लेना इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि बार बार इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, टाइम बचेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमेशा फर्स्ट आउटर सरफेस के कारण लिख दो, जैसे इस पॉइंट पर डी पॉइंट पर लिखना है, तो डी पॉइंट पर किस किस के कारण आएगा, फर्स्ट के कारण आएगा और इसके कारण आएगा, ठीक है। अब बात करें बीच वाले पॉइंट पर, ठीक है ना, तो ये भी अब रिजल्ट दिख रहा है, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है बच्चों, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। बी पॉइंट पर बात करें, एट पॉइंट बी, ई वी इक्वल टू, व्हाट इज द ई वी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस सीट के कारण इस डायरेक्शन में आएगा, इस सीट के कारण इस डायरेक्शन में आएगा, इस सीट के कारण इधर आएगा, इसके कारण इधर आएगा, उसके कारण इधर आएगा और उसके कारण इधर आएगा। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और 6 ये सीटों के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और फर्स्ट सेकंड के कारण इस डायरेक्शन। चलो लिखते हैं इसको भी, ठीक है ना, इसको भी लिखता हूँ मैं, ई वी, व्हाट इज द ई वी, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कितना होगा, इट इज़ द क्यू चार्ज है, सरफेस एरिया ए और डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव आई कैप पे, देखो नहीं है क्या पॉजिटिव आई कैप, ठीक है। चलो आगे चलो लिखो, इसके बाद इस पे बात करें तो प्लस क्यू अपॉन ए डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और किस डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव आई कैप में, ठीक है। इसके कारण बात करो तो माइनस के क्यू अपॉन ए डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, किस डायरेक्शन में, माइनस के आई कैप डायरेक्शन में। इसके कारण बात करो तो प्लस के 2q अपॉन ए डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, किस डायरेक्शन में, माइनस के आई कैप डायरेक्शन में। इसके कारण बात करो तो माइनस के 2q अपॉन ए डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, किस डायरेक्शन में, बताओ, इस डायरेक्शन में, तो माइनस के आई कैप। और इसके लिए बात करो तो प्लस के q अपॉन ए डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, किस डायरेक्शन में, माइनस के आई कैप डायरेक्शन। सही लिखा है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं है, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ देखो, यहाँ से भी कुछ ना कुछ कट रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ से भी क्या कट रहा है, देखो q अपॉन ए 2 एप्सिलॉन नॉट, वो कहीं है क्या, ये कट रहा है, देखो आई कैप और माइनस आई कैप डायरेक्शन में, अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। और क्या कट रहा है, तो यहाँ से आप देखो ये कट रहा है, देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा, बताओ कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है, ठीक है ना, माइनस चार्ज, ठीक है, और ये अपोजिट थे, ठीक है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? और यहाँ दोनों ही माइनस हो गए तो एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे दोनों ही, ये माइनस हो गया, ये माइनस, तो एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे दोनों। आ गई बात समझ में? तो फाइनली द वैल्यू ऑफ ई वी, ठीक है, आई कैप और माइनस आई कैप और माइनस और है, तो एक ही डायरेक्शन में, ये कहीं भी बात कर लो आप, ठीक है। तो क्यू अपॉन ऐड करना पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन है, ध्यान रखना ये चीज़, एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। क्यू अपॉन तो 2q अपॉन ए एप्सिलॉन, वही ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आगे बात समझ में? मैग्नीट्यूड की बात करें अपन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या है बच्चों, वो रिजल्ट ये आया है कि देखो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और 6 ये कट गए, मतलब बी पॉइंट पर आप बात करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, आप सबके कारण लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता है, इसके कारण, इस वाले सरफेस के कारण, और इस वाले जो इसकी आमने सामने जो फेसिंग सरफेस है, इस पी पॉइंट के जिस फेस के बीच में रखा हुआ है, जिन सीटों के बीच में रखा हुआ है,
उन सीटों के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आ रही बात समझ में? देखो सेकंड और थर्ड ही बचा, केवल सेकंड सीट का और थर्ड सीट का बचा था, बाकी सब कटे कि नहीं कटे? कटे ना। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है बच्चों। आ रही बात समझ में? तो ये रिजल्ट आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जब तक हमें पता नहीं होगा तो क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आज का वीडियो लेक्चर यहीं एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अब नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स और जो कंडक्टर, ये मैं लास्ट में लूँगा जब पोटेंशियल पढ़ा दूंगा पहले, ठीक है ना। पहले पोटेंशियल स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, एक तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहाँ इलेक्ट्रिक पूरा डाइपोल पढ़ लेंगे अपन, पोटेंशियल, वर्क डन, सब चीज़ उसके पढ़ लेंगे लास्ट में, ठीक है। और कंडक्टर की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई करते रहो, कोई डाउट आए तो कंसल्ट कर लो, ठीक है, कमेंट में आप डाल दो, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।